हेलो फ्रेंड्स, मैं गीत अरोड़ा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हिंदी ज्ञान बाय गीत अरोड़ा। हम यहाँ कर रहे हैं जर्नल हिंदी के पीवाईक्यूज जो आपके 2025, जी हाँ, 2025 के ही पीवाईक्यूज हैं। जर्नल हिंदी की तैयारी फुल प्रूफ तरीके से जो है हम इस चैनल पर कर रहे हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी जो है हिंदी विषय की तैयारी को जो है बिल्कुल अच्छे से मजबूत बनाइए और टारगेट रखिए कि आपके 20 में से 20 अंक जो हैं आए ही आए। ठीक, चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। सबसे पहला प्रश्न है हमारा यहाँ पर अपठित गद्यांश पर आधारित, जिसके लिए सबसे पहले हमें गद्यांश को पढ़ना जरूरी है। तो ध्यान से गद्यांश को पढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या कहा जा रहा है। अधिकतर गद्यांश में से जो है शीर्षक का प्रश्न, कुछ जो है जो गद्यांश में बोला गया है उस पर आधारित प्रश्न और एक आध वोकैबुलरी का प्रश्न जरूर आ रहा है। ये पैटर्न हमने अभी देखा है। अगर आपने एनालिसिस वीडियो नहीं देखा है तो पहले उससे भी देख लीजिए कि जर्नल हिंदी का पूरा एनालिसिस जो है चैनल पर दिया गया है कि किस टॉपिक से जो है कितने प्रश्न आ रहे हैं। यहाँ गद्यांश है कि ऐतिहासिक दबावों और सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों के फलस्वरूप साहित्य जगत में नई धाराओं, प्रवृत्तियों, आंदोलनों का उदय होता है। साहित्य की गतिशीलता का यह सबसे बड़ा कारण है। किसी लेखक विशेष के कारण साहित्य में युगांतर नहीं होता। युगांतर होता है ठोस भौतिक परिस्थितियों में आने वाले परिवर्तनों के आधार पर। लेखक भी अंततः अपने समय व समाज की उपज है, इसलिए उसके योगदान का विश्लेषण करते समय समग्र परिवेश को ध्यान में रखना आवश्यक ठहरता है। दलित आंदोलन के संबंध में यह बात पूरी तरह लागू होती है। दलित विमर्श उस समाज व्यवस्था की देन है जिसमें जाति और वर्ण के आधार पर मनुष्य मनुष्य में अंतर किया जाता है। इस समाज व्यवस्था ने उच्च वर्ण को सभी संभव सुविधाएं व अधिकार प्रदान किए तथा निम्न वर्ण व वर्ण से इतर समुदाय को अधिकारहीन रखकर सेवा तक सीमित कर दिया। अन्याय और अत्याचार का यह सिलसिला शताब्दियों तक जारी रहा। इस अमानुषिकता का विरोध भी लगातार होता रहा है। तो मुख्य रूप से जो है, जो हमारा गद्यांश ठहर रहा है वो दलित जो है विमर्श पर ठहर रहा है, यानी कि दलित साहित्य की ओर जो है हमारा इशारा कर रहा है। लेखक अंततः किसकी उपज होता है? यहाँ हमने अभी पढ़ा है कि लेखक जो है यहाँ साहित्य की गतिशीलता का सबसे बड़ा कारण है। किसी लेखक विशेष के कारण साहित्य में युगांतर नहीं होता। लेखक भी अंततः अपने समय व समाज की उपज है। तो उत्तर क्या बन जाता है हमारा? समय व समाज की। अगला प्रश्न है, साहित्य में युगांतर कैसे होता है? तो इसे भी हमने अभी अभी पढ़ा है कि साहित्य में युगांतर लेखक विशेष के कारण नहीं होता, बल्कि युगांतर होता है ठोस भौतिक परिस्थितियों में आने वाले परिवर्तनों के आधार पर। तो उत्तर क्या बन जाता है हमारा यहाँ पर? दूसरा। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि गद्यांश में प्रयुक्त उपज का पर्यायवाची शब्द क्या है? उपज का पर्यायवाची शब्द, उपज क्या होता है? जा होता है पैदा होना, है ना, जन्मा। तो पैदावार, ठीक है। उपज का क्या अर्थ होता है? पैदावार। उद्यम का अर्थ क्या होता है? परिश्रम। उत्थान का अर्थ क्या होता है? ऊपर उठना। उपद्रव का अर्थ क्या होता है? गुस्सा करना, ठीक है, या फिर जो है कुछ ऐसी हरकत करना जिससे जो है माहौल खराब हो जाए। उक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक का चयन कीजिए। आदिवासी लेखन, उद्भव एवं विकास, स्त्री लेखन, उद्भव एवं विकास, अल्पसंख्यक लेखन या फिर दलित लेखन। तो गद्यांश के अंत में हमारी सारी चर्चाएं किस पर हो रही थी? दलित लेखन के बारे में हो रही थी। तो जो है चौथा हमारा शीर्षक बन जाता है। पांचवा प्रश्न है, गद्यांश में प्रयुक्त युगांतर का अर्थ क्या है? युगांतर का अर्थ होता है युग में अंतर होना, बदलाव होना, ठीक है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है दूसरा युग। दूसरा युग मतलब दूसरा युग, अंतराल भी नहीं है सिर्फ, ठीक है। बदलाव यहाँ पर हमें दिया गया है। अगर हम पढ़ें तो क्या लिखा जा रहा है यहाँ पर हमारे सामने कि साहित्य की गतिशीलता का ये सबसे बड़ा कारण है। किसी लेखक विशेष के कारण साहित्य में युगांतर नहीं होता, यानी कि बदलाव नहीं होता। तो सही उत्तर क्या है यहाँ पर हमारा? बदलाव, ठीक है। प्रलय का अर्थ क्या होता है? प्रलय का अर्थ होता है जैसे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाना जिससे सब कुछ नाश होने वाला है। अगला है, अधर के अनेकार्थी शब्द का चयन कीजिए। अधर एक अनेकार्थक शब्द है जिसके कई अर्थ हैं। अधर का एक अर्थ होता है होठ, ठीक है, यानी कि हमारे होठों को भी अधर कहा जाता है। आकाश और पाताल के बीच के स्थान को भी अधर कहा जाता है। और जो है तुच्छ चीजें या फिर नीचा, नीचा या तुच्छ,
जो है नीचा, मतलब जो नीचे हो, जिसका स्तर जो है सही ना हो, या फिर उसे नीचा बोले तो उसे क्या कह सकते हैं, तुच्छ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो है उत्तर बन जाता है हमारा तुच्छ। खंडन का क्या अर्थ होता है? खंडन का अर्थ होता है किसी चीज को तोड़ देना, विभक्त कर देना। निर्विघ्न का अर्थ क्या होता है? बिना बाधा के, बिना किसी विघ्न के। करघा क्या है? एक तरह का जो है करघा चलाने वाला, करघा आपने सुना ही होगा, जिससे जो है हम कपड़ा इत्यादि का जो काम करते हैं जिस पर। अगला है, निम्नलिखित वाक्य के किस अंश में त्रुटि है? भारतीय शिक्षा प्रणाली में समय समय पर कई बदलाव किए गए हैं। यानी कि यहाँ पर ऐसे प्रश्न आ रहे हैं लगभग कि जिसमें हमें वर्तनी अशुद्धि पर जो है ध्यान देना है कि किस वाक्य पूरा ठीक है, वाक्य विन्यास ठीक है, लेकिन वर्तनियां यानी कि स्पेलिंग कुछ गलत है। तो यहाँ पर जो स्पेलिंग गलत है, प्रणाली की गलत है स्पेलिंग। तो हमारा विकल्प बन जाता है चौथा, क्योंकि प्रणाली की सही वर्तनी क्या होती है? प्रणाली। इसमें हमारा जो है ये वाला व्यंजन हमारा आता है ना। दिया गया वाक्य क्रम में क्रम दिए गए वाक्य का क्रम सही नहीं है, उनसे सही क्रम के 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से सही विकल्प चुनिए। तो अब क्या करना है, हमें क्रम में लगाना है वाक्य को। सबसे पहले ये देख सकते हैं किसमें जो है क्रिया आ रही है अंत में। तो क्रिया हमारी वाक्य में आ रही है इसमें जो अंत हो रही है, स्वतंत्रता के मार्ग को प्रशस्त किया। अगर मैं ये देखूं तो सी जो है विकल्प अंतिम विकल्प है, क्योंकि वाक्य का अंत जो है क्रिया से ही होता है, तो इसमें है ना, सी विकल्प सबसे एंड में। तो हम इसी के अनुसार बाकी जो है इन ऑप्शंस को, विकल्प को मिला लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बी को लूं तो दांडी यात्रा, भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन जैसे आंदोलनों ने भारतीय जनता को एकजुट किया और स्वतंत्रता के मार्ग को प्रशस्त किया। बिल्कुल ठीक। यानी कि थोड़ा सा दिमाग लगाने से क्या हो सकता है, हमारा समय जो है बहुत ज्यादा बच सकता है। हिंदी में हमें क्या देखना होता है कि वाक्य का अंत जो है क्रिया हो, और किस विकल्प में क्रिया सबसे अंत में दिखाई दे रही है, एक बार उसको जो है हमें देखकर जो है बाकी विकल्प मिला लेने चाहिए। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द कौन से होते हैं? तद्भव, तत्सम और तद्भव। ठीक है, बहुत बार इनके प्रश्न आते हैं। तत्सम शब्द वो हैं जो संस्कृत के हैं और उसी रूप में हिंदी में प्रयोग होते हैं जिस रूप में संस्कृत में होते थे। ठीक है, यानी कि संस्कृत के शब्द बिना किसी रूप परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त हो। तद्भव क्या है? बदले हुए रूप। क्या है? बदले हुए रूप। किसके? संस्कृत के ही शब्दों के कुछ बदले हुए रूप क्या कहलाते हैं? तद्भव। तो अमूल्य का अर्थ होता है अमूल, इसका तद्भव तो है अमूल। ठीक है, या अनमोल कह सकते हैं। अश्रु का आंसू, आंसू है, और अष्ट का आठ है। आग जो है एक तद्भव शब्द है जिसका जो है तत्सम क्या होता है? अग्नि। ये है तत्सम यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर बन जाता है। ये क्या है? हमारे तद्भव है। ठीक, ये ध्यान रखना है। अगला है, निम्न लिखित वाक्य को पूर्ण करने के लिए उचित क्रिया का चयन करें। वनों की अनियंत्रित कटाई पर्यावरण संतुलन को डैश है और वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास को नष्ट कर देती है। वनों की अनियंत्रित कटाई यानी कि अंधाधुंध कटाई अगर हो रही है तो क्या होगा? पर्यावरण संतुलन क्या होगा? नियंत्रण हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। हमें ये भी देखना है कि सामाजिक दृष्टि से जो हम काम कर रहे हैं इस वाक्य के आधार पर, वो जो है क्या प्रभाव डालता है वास्तविक रूप से। ठीक है, संतुलित करता है। संतुलित करना मतलब बैलेंस करना? बिल्कुल नहीं। अगर वन कटेंगे तो क्या हमारा पर्यावरण संतुलन जो है संतुलित हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। क्या संवर जाएगी प्रकृति? बिल्कुल नहीं। हाँ, प्रभावित करती है। क्या होता है कि वनों की अनियंत्रित कटाई पर्यावरण संतुलन को प्रभावित करती है, वन्य जीवन के प्राकृतिक आवास को नष्ट कर देती है। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प सही होता है। अगला है, निम्नलिखित वाक्य को पूर्ण करने के लिए सही शब्द का चयन करें। यह स्वतंत्रता तभी सार्थक होती है जब सभी नागरिक अपने कर्तव्यों का भी पालन करें। यानी अपने कर्तव्यों में से ने नहीं आएगा, क्या आएगा? का। यहाँ मुझे पढ़ने की जरूरत भी नहीं लगी, मतलब विकल्प भी अपने आप ही उत्तर निकल कर आ रहा है, क्योंकि जो भाषा हम बोलते हैं उसके लिए सही प्रसर्गों का इस्तेमाल करना हमें स्वतः ही आ जाता है। निम्नलिखित वाक्य के लिए सार्थक शब्द का चयन करें। ऊपर की ओर जाने वाला। ऊपर की ओर जाने वाले को बोलते हैं ऊर्ध्वगामी। कई बार पूछा गया है ये जो शब्द है किसी ना किसी रूप में। जो नीचे की ओर जाए उसे क्या बोलते हैं? अधोगामी। क्या बोलते हैं? अधोगामी। उपगत क्या होता है? उपगत होता है जैसे पाया हो, प्राप्त किया हो। उपयुक्त क्या होता है? जो सही हो। उपरोक्त क्या होता है? जो ऊपर कहा गया हो। ठीक है, उक्त ऊपर, उक्त।
अगला है ऐहिक का विलोम। ऐहिक जो है शब्द हमारा होता है इसी लोक से संबंधित के लिए, तो इसका विलोम क्या होगा हमारा पारलौकिक। क्या होगा पारलौकिक। सांसारिक का क्या अर्थ होता है जो संसार से संबंधित हो। पार्थिव मतलब जिसमें जान ना हो, जैसे हम पार्थिव शरीर बोल देते हैं। यही लौकिक का संबंध भी किससे है, इसी लोक से है। निम्नलिखित वाक्य को पूर्ण करने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। भारतीय संविधान का डैश महत्व है क्योंकि यह सभी नागरिकों को समान अधिकार और स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो थोड़ा महत्व होगा क्या, नहीं, कम महत्व कोई नहीं। भारतीय संविधान का क्या है, बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है, अपने आप मैंने बोला ना, वास्तविकता से समझो उत्तरों को, तो कम महत्व तो हो ही नहीं सकता, क्या होगा, बड़ा महत्व। पर्वत का पर्यायवाची शब्द पहचाने। विटप मतलब क्या होता है, पेड़ होता है। निकेतन का अर्थ क्या होता है, हमारा घर होता है। मूल का अर्थ क्या होता है, जड़ भी होता है और जो है आधार भी होता है। और पर्वत का जो पर्यायवाची है वो क्या होता है, गिरि। ठीक है, किसी को पद छोड़ने के लिए लिखा गया पत्र वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चयन कीजिए। तो ये जो है आपने सुना होगा, ये एक उपन्यास भी है, त्याग पत्र, त्याग है ना। जब हम किसी चीज को छोड़ देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, त्याग। पत्र लिख रहे हैं छोड़ने के लिए अपना पद, तो त्याग पत्र। ठीक है, किसी आदत को छोड़ रहे हैं तो त्यागना। बधाई पत्र क्या होते हैं, जब शुभकामनाएं दी जाए, किसी के लिए बधाइयां दी जाए। आवेदन पत्र मतलब आपका अपॉइंटमेंट के लिए जो है क्या बोलते हैं उसे इंग्लिश में भी आवेदन करना, नौकरी के लिए अप्लाई करना, एप्लीकेशन। ठीक है, तिरस्कार पत्र क्या होता है, तिरस्कार तो कौन लिखेगा, तिरस्कार पत्र किसी को जो है अपमानित करने वाला पत्र शायद ही कोई लिखता हो। ठीक है, कह नहीं सकते। खैर, सिर से पांव तक वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर देखते हैं अगम होगा ये, वैसे शायद अगम मतलब जहां पर जाया ना जा सके। चंचल मतलब शरारती। ठीक है, कई लोग होते हैं शरारती। वस्त्राभूषण मतलब वस्त्र रूपी आभूषण कह सकते हैं। यहाँ पर अब शब्द है सिर से पांव तक। देखो मस्तक दिख रहा है, सिर। ठीक है, पांव, पाद मतलब क्या होता है, पाद मतलब होते हैं पांव, हमारे पांव। तो यहाँ पर हमें उत्तर मिल रहा है। अपाद मस्तक क्या होता है, लेकर, तक के लिए जो होता है ना, तक लगाने के लिए अपाद मस्तक। ठीक है, जैसे कहते हैं आमरण, मरण तक, तो आ उपसर्ग लगता है तक लगाने के लिए, आमरण, आजीवन। ठीक है, यानी कि जीवन तक, जब तक जीवन है। ऐसे ही सर से पांव तक के लिए आपाद मस्तक। इसके लिए हम एक नक्षिक भी इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, नक्षिक। ठीक है, आकाश से बातें करना मुहावरे का अर्थ क्या है। देखो, धीरे धीरे बढ़ना तो बिल्कुल नहीं है, चुप रहना नहीं है, बहुत गहराई में जाना नहीं। ठीक है, क्या है, बहुत ऊंचा होना। क्या होगा, बहुत ऊंचा। जैसे आजकल के समय में, वर्तमान समय में इमारतें जो है आकाश से बातें कर रही हैं। हाथी के पाँव में सबका पाँव। हाथी का पाँव कितना बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। तो सारे जो है क्या होगा, सारे प्रयत्न उसी में आ जाए, एक ही चीज में। ठीक है, छोटे कार्यों को महत्व देना नहीं, हाथी के बड़े आकार की चर्चा, हाथियों को नहीं, बड़े प्रयत्न में छोटे छोटे प्रयत्न शामिल होते हैं। यानी कि एक बड़ा प्रयास जो है किससे मिलकर बना होता है, बहुत सारे छोटे प्रयासों से मिलकर बना होता है। अगला है, निम्नलिखित वाक्य के किस अंश में त्रुटि है। त्रुटि का अर्थ है गलती। आधुनिक तकनीक में दूरस्थ क्षेत्रों में संचार सुविधाओं को बेहतर बना दिया है। तो यहाँ पर जो गलती है ना, सीधा, अगर आपको हिंदी वो कैब नहीं आती तो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। दूरस्थ क्या होता है, दूरस्थ, दूर मूल शब्द है, स्थ जो है इसके साथ प्रत्यय लगा, तो क्या है गलती किसमें, इसमें, क्योंकि दूरस्थ की स्पेलिंग क्या होती है हमारी, ये होती है। ठीक है, उम्मीद की जो आपकी क्लास, आपको आज की क्लास भी अच्छी लगी ही होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। नए अपडेट्स पाने के लिए जो है टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन कर लीजिए। कमेंट जो है लिखकर जरूर बताइए कि आपको जो है हिंदी पढ़ना मेरे साथ कैसा लग रहा है। थैंक यू।